पोलैंड की सरकारी एजेंसी ब्लैक ईगल के एजेंट जोसेफ मोरिन और डोचे तीनों आयरलैंड के उस हिस्से में जहां मागा म्यूजियम और आसार कदीमा मौजूद थे के एक होटल के कमरे में बैठे शराब पीने और आपस में गपशप में मसरूफ थे। आखिर हम कब तक यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मोरिन ने कहा। जब तक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ नहीं पहुँच जाते। जोसेफ ने जवाब दिया। क्या हम खुद लुसानिया जाकर उनका खात्मा नहीं कर सकते? इस बार डोचे ने मुंह बनाते हुए कहा। हमें क्या जरूरत है कि हम उन्हें लुसानिया में जाकर मार डालें? वहाँ वो ब्लैक एस्टोन के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक एस्टोन ने उनके सिफारतकार को हलाक कर दिया था और मुझे यकीन है कि वो लोग ब्लैक एस्टोन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जोसेफ ने कहा। वो कैसे? मोरिन ने चौंक कर कहा। ब्लैक एस्टोन दरअसल यहूदी तंजीम है। बज़ाहिर तो उसका चीफ स्कॉट है, लेकिन असल सुपर चीफ लॉर्ड हंटर है। लॉर्ड हंटर इसराइल का नुमाइंदा है और इमरान और उसके साथियों का खात्मा करने का उसने अहद किया हुआ है। और इमरान और उसके साथी भी यहूदियों को अपना असली दुश्मन समझते हैं और उनके खिलाफ इस अंदाज में काम करते हैं कि इसराइली तंजीम को हर लिहाज से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। वैसे ब्लैक एस्टोन खासी ताकतवर है, मैंने 2-3 बार उसे चेक किया है। डोचे ने कहा। हाँ, लेकिन इमरान और उसके साथियों के मुकाबिल उसकी कोई हैसियत नहीं है। मोरिन ने कहा। तो जोसेफ और डोचे दोनों चौंक पड़े। ऐसी बातें मुंह से ना निकाला करो जो अहमकाना हो, डोचे ने मुंह बनाते हुए कहा। जब उनसे टकराओगी तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि ये लोग क्या है और क्या कर सकते हैं, मोरिन ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मोरिन, तुम उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर लगती हो। ऐसा भी नहीं, आखिर वो इंसान है, जोसेफ ने कहा। तुम्हें मालूम है कि बॉस इस मामले में किस कदर परेशान थे। उनकी हालत देखी थी, उसकी वजह यही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही थी। ये हद दर्जा खतरनाक लोग हैं, फिर किस्मत भी उनका ही साथ देती है, मोरिन ने बाकायदा तकरीर करते हुए कहा। जो होगा देखा जाएगा, डोचे ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करने की बजाय खुद लुसानिया पहुंचकर उनका खात्मा कर दे? जोसेफ ने कहा। हाँ, हमारा मिशन भी यही है, डोचे ने जवाब देते हुए कहा। वो कैसे? मोरिन ने हैरान होते हुए कहा। बॉस ने खुसूसी तौर पर हमें यह मिशन दिया है कि हम आयरलैंड पहुंचने से पहले ही उनका खात्मा कर दे, और अगर किसी भी वजह से पूरे ग्रुप का खात्मा ना हो सके तो उस ग्रुप के इंचार्ज इमरान को लाजमन हलाक कर दे, ताकि पोलैंड रेयर अर्थ की चट्टानें जिन पर कीमियाई धाती अनासिर मौजूद हैं खामोशी से निकाल सके। इसलिए हमें कम से कम इमरान का खात्मा उनके यहाँ आने से पहले करना जरूरी है, डोचे ने कहा। तो इस बार जोसेफ और मोरिन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। लेकिन हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? मोरिन ने कहा। हमें इमरान को तलाश नहीं करना, बल्कि ब्लैक एस्टोन के हेडक्वार्टर पहुंचना है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उस हेडक्वार्टर को तबाह करना चाहती है, और मुझे मेन हेडक्वार्टर का बखूबी इल्म है, क्योंकि ब्लैक एस्टोन में और खुसूसी तौर पर मेन हेडक्वार्टर में कर्नल अदगन सिक्योरिटी में शामिल थे और वो मेरे अंकल हैं। इसलिए मैं कई बार उनके पास जा चुका हूँ। मुझे मालूम है कि वहाँ सिक्योरिटी का क्या सेटअप है और हेडक्वार्टर कहाँ है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन हमें वहाँ उस वक्त जाना चाहिए जब इमरान और उसके साथी वहाँ मौजूद हों और हम उनका खात्मा करके अपना मिशन मुकम्मल कर सके, मोरिन ने कहा। ये तो मुश्किल काम है, क्योंकि हमें उस हेडक्वार्टर की तवील अरसे तक निगरानी करना पड़ेगी। इंतजार वहाँ किया जाए या यहाँ किया जाए, बात तो एक ही है, जोसेफ ने कहा। मेरे जहन में एक नई तजवीज़ आई है, डोचे ने कहा। तो मोरिन और जोसेफ दोनों बैक वक्त हंस पड़े। तुम्हारे जहन में तो नई नई तजवीज़ें आती ही रहती हैं, जोसेफ ने कहा। तो डोचे भी हंस पड़ी। अच्छा बताओ तो सही, नई तजवीज़ क्या है? मोरिन ने कहा। हम ब्लैक एस्टोन के हेडक्वार्टर में इमरान और उसके साथियों का खात्मा करने की बजाय उनकी मदद करें और उनके साथ मिलकर पाकिस्तानी सिफारतकार का बदला ले ले। इस तरह इमरान और उसके साथी हमारे ममनून हो जाएंगे। फिर अगर इमरान को पोलैंड के खुफिया तौर पर धाती अनासिर निकालने का इल्म भी हो गया, तब भी वो उसकी निशानदेही नहीं करेगा, डोचे ने कहा। तो मोरिन और जोसेफ दोनों एक बार फिर हंस पड़े। तुम दोनों अब क्यों हंस रहे हो? डोचे ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए कि तुम्हारी तजवीज़ के मुताबिक हम इमरान और उसके साथियों के साथ मिलकर लॉर्ड हंटर के हेडक्वार्टर पर हमला करें, ताकि इमरान और उसके साथियों की मदद हो सके। लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा कि लुसानिया हमारा हमसाया और दोस्त मुल्क है? अगर हम एशियाई मुल्क के साथ मिलकर हमसाया मुल्क की तंजीम के हेडक्वार्टर को तबाह करेंगे, तो क्या लुसानिया हुकूमत खामोश रहेगी? और जब आला हुक्काम को इसका इल्म होगा, तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा?
जोसेफ ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम बहुत दूर की कौड़ी ले आए हो, जरूरी तो नहीं है कि हम हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दे। डोचे ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता, मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी। ये कमरा जोसेफ के नाम से बुक था, इसलिए जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जोसेफ बोल रहा हूँ, जोसेफ ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। पोलैंड से मिस्टर जोहन की कॉल है आपके लिए। दूसरी तरफ से होटल की फोन ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी और जोहन का नाम सुनकर मॉरिन और डोचे भी चौंक पड़ी थी, क्योंकि उनकी तंजीम ब्लैक ईगल का बॉस जोहन था, जिसने उन्हें यहाँ भिजवाया था। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। यस बॉस, जोसेफ बोल रहा हूँ, जोसेफ ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुम आयरलैंड जाकर बैठ गए हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ब्लैक एस्टोन ने हलाक कर दिया है और उनकी लाशें ब्लैक एस्टोन के सुपर हेडक्वार्टर में पड़ी हैं, बॉस ने कहा। तो जोसेफ, डोचे और मॉरिन तीनों इस तरह उछल पड़े जैसे किसी ने उन्हें गेंदे बनाकर हवा में उछाल दिया हो। ये कैसे मुमकिन है बॉस? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इतनी आसानी से मार खाने वाली नहीं, जोसेफ ने कहा। ऐसा ही हुआ है। ये लोग लोसानिया में एक कोठी में रिहाइश पजीर थे, जिसे ब्लैक एस्टोन के एक ग्रुप ने जदीद तरीन मशीन से चेक कर लिया। फिर उन्होंने कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके उन लोगों को बेहोश कर दिया और ग्रुप लीडर ने स्कॉट से राब्ता किया। उसने उन लोगों को अपने हेडक्वार्टर में मंगवा लिया और फिर उन्हें वहां बेहोशी के आलम में ही हलाक कर दिया। फिर स्कॉट ने सुपर चीफ लॉर्ड हंटर को फोन कॉल की और उसे सारी तफसील बता दी। ये कॉल हमारे आदमियों ने कैच कर ली। इस तरह हमें आत्मी तौर पर मालूम हो गया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ कहाँ क्या हुआ है, बॉस ने कहा। बॉस, स्कॉट का हेडक्वार्टर तो हमने देखा हुआ है, लेकिन लॉर्ड हंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? जोसेफ ने कहा। तुम ये सुनकर हैरान होगे कि लॉर्ड हंटर का हेडक्वार्टर लोसानिया के आखिरी मगरिबी हिस्से, जिसे फारसी का एरिया कहा जाता है, में रेड किलर की इमारत में है। ये पूरी इमारत, जो एक शानदार महलनुमा इमारत है, में इंतहाई जदीद तरीन सिक्योरिटी आलात नस्ब है और मुलाजिमीन की भी यहाँ पूरी फौज मौजूद है। उसकी पहचान यही है कि ये पूरी इमारत गहरे सुर्ख रंग में रंगी हुई है, बॉस ने तफसील बताते हुए कहा। बॉस, क्या अब हम वापस आ जाए या हमारे लिए कोई काम रह गया है? मॉरिन ने कहा। बज़ाहिर तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि हमें इमरान से खतरा था कि वो साइंसदान भी है, इसलिए वो हमारी चोरी ना पकड़ ले। लेकिन अब चूंकि वो हलाक हो गया है, तो हमें एहसास हो रहा है कि उसकी मौत का क्रेडिट लोसानिया के हिस्से में आया है। ये क्रेडिट क्यों ना पोलैंड के हिस्से में आ जाए, बॉस ने कहा। बॉस, फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंतकाम का निशाना भी तो हमारा ही मुल्क बनेगा, ये भी सोच ले, मॉरिन ने कहा। ओ वाकई, इस पहलू पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। वाकई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सिर्फ 5-6 अफराद पर मुश्तमिल नहीं होगी। नतीजा ये कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप हमारे मुल्क में तबाही का आगाज कर देगा। ओके, अब तुम वापस आ सकते हो, गुड बाय, बॉस ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। लो, वाकई ये कमाल हुआ है कि हम यहाँ इंतजार करते रहे हैं और मिशन ही खत्म हो गया है, जोसेफ ने कहा। नहीं, मैं इसे तस्लीम नहीं करती। इमरान इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। वो माफूकुल फितरत सलाहियतों का मालिक है, इसलिए आज तक वो बड़े बड़े हादसात में भी महफूज रहा है। ये सारी गेम अलबत्ता उसकी होगी। जिस तरह हमने मिशन खत्म कर दिया है, उसी तरह ब्लैक एस्टोन भी इत्मीनान का सांस लेकर ढीले पड़ गए होंगे और फिर अचानक इमरान हमला करेगा तो उन्हें मालूम होगा कि उन्हें अहमक बनाया जा रहा था और वो बन गए, मॉरिन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। चीफ की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती मॉरिन, डोचे ने कहा और फिर जोसेफ ने भी जब डोचे का साथ दिया तो मॉरिन बेख्तियार उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारा मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा नहीं। मैं लोसानिया जा रही हूँ। मैंने स्कॉट का हेडक्वार्टर देखा हुआ है। मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगी, फिर देखना कि मैं सच कह रही थी या नहीं, मॉरिन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओके चलो, हम सब इकट्ठे चले। हो सकता है कि चीफ को वाकई इमरान के बारे में रिपोर्टिंग की गई हो, डोचे ने कहा और जोसेफ ने भी मुस्कुराते हुए इस बार डोचे का साथ दिया तो मॉरिन के चेहरे पर मसरत का आबशार सा बहने लगा। इमरान और उसके साथी बेहद खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके थे। तार को झटका देने से सिर्फ कड़कड़ाहट की तेज आवाजें निकली थी, लेकिन रॉड्स वैसे के वैसे ही अपनी जगहों पर मौजूद थे और सामने स्कॉट, माथर और उनके पीछे खड़ा डेविड, तीनों के हाथ जेबों में थे और वो किसी भी लम्हे मशीन पिस्टल्स निकालकर फायर खोल सकते थे। और इमरान और उसके साथियों के पास
बच निकलने का कोई रास्ता ना था और फिर वैसे ही हुआ जैसे इमरान ने सोचा था। स्कॉट और माथर दोनों ने जेबों से मशीन पिस्टल्स निकाले और उनके चेहरों पर सफाकी जैसे पहलती चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो फायर खोलते, रॉड्स वाली कुर्सियों के आखिर में बैठी सालेहा और जूलिया ने यकलक इस तरह चीखना शुरू कर दिया जैसे उन पर सैकड़ों भूखे भेड़ियों ने हमला कर दिया हो। और उनके इस तरह चीखने पर चंद लम्हों के लिए स्कॉट और माथर ने नजरें उनकी तरफ घुमाई, लेकिन फिर बौखलाहट में उनके हाथों ने झटके खाए और फिर तेज फायरिंग और इंसानी चीखों से कमरा गूंज उठा और माथर और स्कॉट के साथ साथ डेविड तीनों चीखते हुए धमाके से गिरे और चंद लम्हों के लिए इस तरह तड़पे जैसे तिश्नतज़दा शख्स का जिस्म कांपता है और फिर साकित हो गए। तेज फायरिंग हुई थी, लेकिन हाथों को झटका लगने से गोलियां इमरान और उसके साथियों के सरों के ऊपर से गुजरती चली गई थी। और फिर जैसे ही स्कॉट, माथर और डेविड नीचे गिरकर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए तो उसी लम्हे एक बार फिर हल्की सी गड़गड़ाहट से रॉड्स वापस कुर्सियों में गायब हो गए। इमरान और उसके साथी कुर्सियों से उठ खड़े हुए, लेकिन हकीकत ये थी कि कोई बात उनकी समझ में ना आ रही थी कि वो कैसे बच गए और ये तीनों कैसे हलाक या बेहोश हो गए। लेकिन दूसरे लम्हे जब इमरान की नजरें कुर्सी की उगती दीवार पर पड़ी तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उगती दीवार पर उस कमरे को मुकम्मल साउंड प्रूफ बनाने के लिए जदीद तरीन स्टील शीट्स लगाई गई थी, जिनमें से आवाजें तो एक तरफ राइफल और पिस्टल की गोली भी क्रॉस ना हो सकती थी। आजकल साउंड प्रूफ कमरे स्टील शीट्स से बनाए जा रहे थे और वो वाकई 100% साउंड प्रूफ बन जाते थे, लेकिन उसका एक कमजोर पहलू भी था जिसका अभी तक कोई हल सामने न आया था। और वो कमजोर पहलू ये था कि इस स्टील शीट पर जब फायरिंग की जाती तो गोलियां उसे क्रॉस करके दीवार में ही खत्म हो जाने की बजाय उससे टकराकर वापस इतनी तेजी से ही पलटती थी जिस स्पीड से उन्हें फायर किया जाता था। और चूंकि स्कॉट और माथर दोनों बैक वक्त मशीन पिस्टल के ट्रिगर्स दबा चुके थे और अगर सालेहा और जूलिया दोनों इस तरह अचानक ना चीखती तो बौखलाहट में उनके हाथों को झटके ना लगते और गोलियां इमरान और उसके साथियों को चाट जाती। लेकिन झटका लगने का नतीजा ये निकला कि गोलियां ऊपर को उठ गई और स्टील शीट से टकराकर पलटी और स्कॉट, माथर और डेविड तीनों को चाट गई। उस वक्त अगर इमरान और उसके साथी भी कुर्सियों से उठकर खड़े हो चुके होते तो वो भी उनकी तरह गोलियों की जिद में आ जाते। ये सब कुछ एक लम्हे के हजारवें हिस्से में इमरान के जहन में आया और उसने मुख्तसर तौर पर अपने साथियों को बताकर उनकी हैरत दूर की और उन्हें बाहर चेकिंग करने और हालात कंट्रोल करने के लिए जाने के लिए कहा, जबकि वो खुद फर्श पर पड़े स्कॉट पर झुक गया। उसने उसके दिल पर हाथ रखा तो स्कॉट अभी जिंदा था। उसे 2 गोलियां लगी थी, जिनमें से एक उसकी रान और दूसरी उसकी पसलियों में लगी थी। खून दोनों जख्मों से निकल रहा था और उसकी हालत ज्यादा अच्छी ना थी। इमरान ने आगे बढ़कर माथर और डेविड दोनों को चेक किया, लेकिन ये दोनों सीनों में गोलियां लगने से हलाक हो चुके थे। इमरान उठकर कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि सालेहा और जूलिया समेत सब साथी बाहर जा चुके थे और उन्होंने स्कॉट, माथर और डेविड के हाथों से निकलने वाले मशीन पिस्टल्स उठा लिए थे। इमरान को यकीन था कि उस अलमारी में मेडिकल बॉक्स मौजूद होगा, जिसकी मदद से स्कॉट को इस काबिल किया जा सकता था कि वो इमरान के सवालों के जवाब दे सके। और फिर उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। अलमारी के निचले खाने में उसे एक बड़ा सा मेडिकल बॉक्स नजर आ गया। उसने मेडिकल बॉक्स उठाया और उसे लाकर उस जगह रख दिया जहां स्कॉट बेहोश पड़ा था। इमरान ने मेडिकल बॉक्स खोला और उसने सबसे पहले स्कॉट के जख्मों को साफ करके उन पर अद्वियात लगाई ताकि खून का इखराज बंद हो सके। दोनों जख्मों की ड्रेसिंग करने के बाद उसने एक बार फिर स्कॉट के सीने पर हाथ रखकर चेक किया और फिर मेडिकल बॉक्स से सिरिंज और इमरजेंसी इंजेक्शन उठाकर उसने चंद मिनटों के वक्फे से 2 इंजेक्शन लगाए और एक बार फिर सीने पर हाथ रखकर वो चेक करता रहा। दूसरे इंजेक्शन के बाद उसके सीने से उसने जब हाथ उठाया तो वो समझ गया कि स्कॉट के अब फौरी तौर पर हलाक होने का खदशा खत्म हो गया है। तो उसने दोनों हाथों से उसे उठाया और ले जाकर रॉड्स वाली कुर्सी पर बिठा दिया। ये वो कुर्सी ना थी जिस पर इमरान या उसके साथी बैठे रहे थे, क्योंकि सिर्फ उन कुर्सियों के रॉड्स हरकत में आए थे जिनकी तारों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। बाकी कुर्सियां वैसे ही नॉर्मल हालत में थी। स्कॉट को एक कुर्सी पर डालकर वो मुड़ा और दरवाजे के करीब मौजूद स्विच बोर्ड के निचले हिस्से में सुर्ख रंग के बटनों की तवील कतार, जिनमें से चंद बटन पहले से प्रेस थे। इमरान उन्हें देखते ही समझ गया कि ये इन कुर्सियों के बटन हैं जिन पर वो मौजूद थे। बहरहाल इमरान ने कुछ देर बाद जब एक बटन प्रेस किया तो स्कॉट की कुर्सी के रॉड्स सामने आए
तो इमरान वापस मुड़ा ही था कि जूलिया और सालेहा कमरे में दाखिल हुई। क्या पोजीशन है बाहर? इमरान ने पूछा। यह हेडक्वार्टर है। यहाँ सिक्योरिटी के 4 अफराद के अलावा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिस, सुपरिटेंडेंट और उसका अमला जो 4 अफराद पर मुश्तमिल था, उन सबका फायरिंग करके खात्मा कर दिया गया है और यहाँ मौजूद हर किस्म की मशीनरी को तबाह कर दिया गया है। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। तनवीर तुम्हारे साथ गया था, फिर तो ऐसा ही अंजाम होना था इनका। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इनकी साइड ले रहे हो, जिन्होंने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो हमारी कोई नेकी काम आ गई है कि हम जिंदा सलामत मौजूद हैं। जूलिया ने कदरे जज्बाती लहजे में कहा। तुम्हारे मुंह से निकलने वाली चीखों ने काम दिखाया है। इनके हाथों ने झटके खाए और गोलियां हमें लगने की बजाय उगती दीवार से जा लगी और स्टील शीट्स की वजह से रिबाउंड होकर वापस आई और तीनों इनका निशाना बन गए। माथर और डेविड तो सीने पर गोलियां खाकर फौरन ही खत्म हो गए, जबकि स्कॉट को 2 गोलियां लगी हैं, एक रान पर, और वो कोस्ट को काटती हुई बाहर निकल गई क्योंकि स्टील शीट से टकराकर रिबाउंड होने से खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाती है, और दूसरी गोली पसलियों में लगी है और साइड से बाहर निकल गई है, इसलिए वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत इंतहाई खतरनाक थी। फिर मेडिकल बॉक्स अलमारी से निकालकर मैंने उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर दी और ताकत के मखसूस इंजेक्शन भी लगा दिए हैं। अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुमने इसे जिंदा क्यों रखा हुआ है? इसे फौरन गोली मार दो। इसकी वजह से हमारा आधा खून खुश्क हो गया था। जूलिया ने कहा। इस बार वाकई कोई नेकी काम आ गई है जो बच गए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि तुम दोनों अचानक क्यों इस तरह चीख पड़ी थी। इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कि शोर में कितनी पावर होती है? जूलिया ने कहा। शोर में पावर? क्या मतलब? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। इमरान, हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक साइंसी रिसाले में बुलंद आवाज, चीख या शोर के बारे में पढ़ा था कि शोर में भी पावर होती है और शोर की पावर बाज औकात हैरान को नताइज देती है। हमारी कुर्सियों के रॉड्स बावजूद कड़कड़ाहट के गायब ना हो रहे थे। इसका मतलब था कि वो किसी वजह से हरकत में नहीं आ रहे। हालांकि हमने तारों को बहुत झटके दिए थे। हर झटके पर कड़कड़ाहट की आवाजें तो सुनाई देती रहीं, लेकिन रॉड्स ना खुले। तो मैंने और सालेहा ने पलके झपकाकर शोर पैदा करके उनमें हरकत लाने का फैसला किया, और हमने इसका बाकायदा सालेहा की रिहाइशगाह में तजुर्बा किया हुआ था कि शोर की वजह से मेज पर पड़ा हुआ शीशे का गिलास हरकत में आ जाता था। चुनांचे हम दोनों ने बैक वक्त अपनी ताकत से भी बढ़कर चीखें मारी, जिसके 2 नतीजे हमारे हक में निकले। एक तो ये कि अचानक चीखों का शोर सुनकर ये लोग चंद लम्हों के लिए हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए, लेकिन चूंकि ये तरबियत याफ्ता लोग थे, इसलिए चंद लम्हों बाद ही उन्होंने दोबारा अपने टारगेट्स यानी हमारी तरफ फायर खोल दिया। लेकिन चीखों के शोर की वजह से हवा में जो पावर पैदा हुई उसने उनके हाथों को झटका दिया और गोलियां हमें लगने की बजाय दीवार पर लगी और पलटकर वापस उनको निशाना बना दिया जो हमें मारना चाहते थे। दूसरा शोर ने रॉड्स को वो हरकत दिला दी जो हरकत बावजूद तारे खींचने के ना हो रही थी। जूलिया ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है। तवील अरसा पहले मैंने काफिरिस्तान के खिलाफ एक मिशन मुकम्मल किया था जिसमें आवाज के जरिए लोगों को हलाक किया जाता था। साइंस के मुताबिक इंसानी कान सिर्फ एक खास हद तक आवाज का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर आवाज दिमाग को फाड़ देती है। और दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि ज्यादा ताकतवर आवाज सुनाई भी नहीं देती। इसलिए इस मिशन की तफसीली रिपोर्ट पर मिशन का नाम हमने खामोश चीखे रखा था। तुम दोनों ने वाकई बरवक्त काम दिखाया है, वरना इस बार मामलात बेहद खतरनाक हो गए थे। इमरान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा तो जूलिया और सालेहा दोनों के चेहरे बेइख्तियार खिल उठे।